हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बच्चों अभी तक कि आपने क्लास आई होप बच्चों अभी तक कि आपने क्लास 6 तक यूनिट 6 तक जो भी हमारा कंटेंट था उसको रिवाइज कर लिया होगा। अब क्योंकि हमने यूनिट 6 तक रिवाइज कर लिया, अब उसके बाद का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो हमारी यूनिट 7 है, 8 है, 9 है, आपको पता है ये तीनों नई यूनिट जुड़ी हैं, तो इनको हम ज़्यादा बारीकी से पढ़ेंगे, है ना। ओके, तो चलो बच्चों हम यूनिट 7 रिवाइज करने जा रहे हैं। यूनिट 7 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, जो कि इससे पहले आपके पेपर से पहले से ये इंटर का पार्ट हुआ करता था, है ना। चलो आओ शुरू करते हैं बच्चों। इस यूनिट के दो इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे सामने लिखे हुए हैं, एक का नाम है इंडेमनिटी और एक का नाम है गारंटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है बेटा। इंडेमनिटी, और पहले तो ये समझो इंडेमनिटी और गारंटी एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। बेलमेंट भी स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंसी भी स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इंडेमनिटी के अंदर क्या क्या होता है। इंडेमनिटी के अंदर बेटा किसी को होने वाले लॉस से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंडेमनिटी मतलब होता है क्षति की पूर्ति करना, टू मेक गुड द लॉस, ये इसका काम का वर्ड है। व्हाट इज इंडेमनिटी कोई पूछे तो होने वाले लॉस को गुड करने की जो कोशिश करते हैं उसे बोलते हैं इंडेमनिटी। और दूसरी तरफ गारंटी क्या होता है, जब एक इंसान किसी और इंसान को किसी और इंसान के बिहाफ पे इंश्योर करता है, गारंटी देता है कि अगर उसने काम नहीं करा तो मैं काम कर दूंगा, तो टेंशन मत लेना, तो इसे बोलते हैं गारंटी लेना, कि तेरे बिहाफ पे मैंने गारंटी ली, मेरे बिहाफ पे उसने गारंटी ली। जैसे बैंक के केस में गारंटर होते हैं ना, कि जिसने लोन लिया, अगर उस लोन लेने वाले इंसान ने पैसा वापस नहीं दिया तो गारंटर पैसा वापस देगा, तो इसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, है ना। अब हमारे को ये डिटेल में पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी दोनों ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट में जाकर एक सिक्योरिटी का डिस्चार्ज का टॉपिक आएगा, जिस पे आप मेरे से लिख कर ले लो, क्वेश्चन बनेगा, पक्की बात है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ पेपर में क्वेश्चन बनेगा। लेकिन उससे पहले आओ फटाफट तरीके से हम रिवाइज करते हुए चलते हैं। हम थोड़ी तो कोशिश करेंगे स्पीड तेज ही रखने की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द टर्म इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, लॉस के अगेंस्ट सिक्योरिटी, या फिर टू मेक गुड द लॉस, ये मैंने अभी आपको बताया था, लॉस को गुड करना, या फिर टू कंपनसेट द पार्टी, उस पार्टी को कंपनसेट करना जिस बेचारे ने कुछ लॉस उठाया। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का सेक्शन है वो 124 है, जिसका मतलब होता है वन पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि वो लॉस से सामने वाली पार्टी को बचा लेगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब पार्टीज, बेटा वैसे तो आपने पढ़ा है कि दो पार्टियां होती है, यहां पे भी दो ही पार्टी होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर भी दो ही पार्टी होती है, लेकिन हम दो पार्टियों को दो पार्टी ना बोलकर दो पार्टियों के नाम से पुकारेंगे, हम उनको नाम देने वाले हैं। नाम क्या रमेश और कमलेश और सुरेश पढ़ेंगे, नहीं जी, नाम पढ़ेंगे कुछ ऐसे। पहला बंदा जिसका नाम है इंडेमनीफायर, जो लॉस की भरपाई करेगा। दूसरा बंदा है इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड, दोनों में से कुछ भी बोलो, जिसकी भरपाई हो रही है, जिसको लॉस से बचाया जा रहा है इंडेमनिटी होल्डर, जो लॉस से बचा रहा है इंडेमनीफायर। तो एक बार मैं पढ़ा देता हूं, काम का है। द पार्टी हु प्रोमिसेस, वो पार्टी जो प्रॉमिस करती है सेव करने के लिए, जो बचा रही है, उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे इंडेमनीफायर, फायर। और जो बच रही है उसे हम बोलेंगे इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। मेरे ख्याल से बच्चों ये वाली बात क्लियर है। यस सर, ये वाली बात क्लियर है। अब हाउ द अबव डेफिनेशन, अब कुछ ऊपर वाले डेफिनेशन की बात बता रहा है। असल में द अबव डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन एज मच एज इट कवर्स ओनली द लॉसेस कॉज्ड बाय, यहां पे वही लॉसेस कवर किए जा रहे हैं जो कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर की वजह से हो रहा है। प्रोमिसर के किसी गतिविधि करने से, प्रोमिसर के किसी ऊट पटांग काम करने से कोई लॉस हुआ, या फिर द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिसर के कुछ करने की वजह से नुकसान हुआ, या तो किसी पर्सन के कोई करने की वजह से नुकसान हुआ, तो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेगा। उसकी भरपाई कौन करेगा, हमारा इंडेमनीफायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सर। यस सर, यहां तक क्लियर है। हैंस, ये लाइन बेटा काम की है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हैंस लॉस ओकेशन बाय एन एक्सीडेंट, एक ऐसा लॉस जो ऐसे एक्सीडेंट की वजह से हुआ विच इज नॉट कॉज्ड बाय एनी पर्सन, जहां पे इंसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और एन एक्ट ऑफ गॉड। बेटा याद करो, आपने OMG मूवी देखी होगी, एक्ट ऑफ गॉड वर्ड वहीं से आप लोगों ने सुना होगा पहली बार। तो
ऐसा नुकसान जो किसी इंसान की वजह से नहीं हुआ या फिर वो भगवान की वजह से हुआ, कोई नेचुरल इवेंट की वजह से हुआ, वो सारी चीजें इंडेमनिटी के अंदर कवर होने वाली नहीं है। इंडेमनिटी के अंदर या तो प्रॉमिसर ने कोई ऊट पटांग काम करा है, या तो किसी पर्सन ने कोई ऊट पटांग काम करा है, कोई कंडक्ट करा है जिससे नुकसान हो रहा है। यहां पे पर्सन का काम होना जरूरी है। पर्सन के अलावा किसी और की वजह से कोई नुकसान हुआ या गॉड की वजह से अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया या कोई भी नेचुरल इवेंट है, वो सारी चीजें इस इंडेमनिटी के अंदर हिस्सा नहीं बनेंगी। अब आप खुद बताओ इंपॉर्टेंट लगा नहीं लगा भाई? इन चीजों पे ही तो क्वेश्चन पेपर में बनेगा और किस चीज पे पेपर में बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखकर जाना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इसे ध्यान रख के जाना। बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस सर। आई होप इतना मैंने जितना भी पढ़ाया मैंने अभी स्लो मोड में ही पढ़ाया। जब मुझे जरूरत लगेगी मैं तेज भी पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी तक तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होगी इस टॉपिक की। नाउ मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो बेटा इंडेमनिटी का तरीका क्या होगा, मोड क्या होगा? जैसे बाकी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो बेटा इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, ये आपने यूनिट 1 में सुना हुआ है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज शेड टू बी एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस जब होगा जब पार्टियों ने लिख कर डिसाइड करा होगा। व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेसली मतलब लिख कर या बोलकर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं भरपाई कर दूंगा, कंपनसेट कर दूंगा, मुआवजा दे दूंगा, लिख कर बोल रहा है या बोलकर बोल रहा है तो एक्सप्रेसली। दूसरा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज शेड टू बी इम्प्लाइड। भाई इंडेमनिटी इम्प्लाइड भी हो सकती है व्हेन इट इज टू बी इन्फर्ड, जब बोला नहीं गया लेकिन कंडक्ट ऑफ द पार्टियों से पता चला या फिर सरकमस्टांसेस से पता चला। तो बेटा ये दोनों वर्ड यहाँ के है ही नहीं। सरकमस्टांसेस वाले वर्ड आपने पहली बार इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जब आप टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे ना यूनिट 1 के अंदर, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, वहीं पे आपने ये वाला वर्ड पढ़ा था। तो आपको अभी क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्सप्रेस भी हो सकता है इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस जब एक्सप्रेसली पार्टियों ने बता दिया कि हम आपको कंपनसेट करने वाले हैं, और इम्प्लाइड कब होगा? जब या तो कंडक्ट से पता चल रहा है या तो सरकमस्टांसेस से पता चल रहा है, मतलब पार्टियों ने कुछ लिख कर डिसाइड नहीं करा, एक्सप्रेसली डिसाइड नहीं हुआ। जी सर, समझ में आया, मजा आया? ओके सर, आगे क्या लिखा हुआ है देखना बेटा। लिखा हुआ है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। इसमें बहुत नॉर्मल सी बात है, क्या क्या लिखा हुआ है देखना। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर मतलब इंडेमनिफाइड, जिसको भरपाई मिलने वाली है। व्हेन सूड, उसको क्या क्या होगा, उसे क्या क्या मिलेगा, उसके क्या राइट्स है। तो बेटा मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ, उन्हें 3 चीजें मिलेंगी। इंडेमनिटी होल्डर 3 चीजें मांगेगा। फर्स्ट, ऑल डैमेजेस जो कि विच ही में बी कंपेल्ड टू पे इन एन सूट। अब ध्यान सुनना, एक्स ने बोला था कि वो वाई की भरपाई करेगा, वाई को अगर कोई नुकसान होगा। अब वाई का जो एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का, वो जेड के साथ हुआ है। एक्स ने बोला था वो भरपाई करेगा, ये इंडेमनिफाइड है, इंडेमनिफायर है, फायर। एक्स ने बोला था वो भरपाई करेगा वाई की, कोई उसे नुकसान होगा। वाई का नुकसान जेड के साथ हुआ, वाई की लड़ाई जेड के साथ हुई। अब जेड ने जो केस वाई पे करा होगा, जितना भी वाई को इसकी वजह से नुकसान हुआ, वो नुकसान एक्स भरेगा। यह है पहला पॉइंट, पढ़ लेना। वो सारे डैमेजेस विच ही है मतलब इंडेमनिटी होल्डर, जो इंडेमनिटी होल्डर को कंपेल्ड किया गया पे करने के लिए किसी शूट में। जेड ने वाई पे शूट करा था तो वाई को 1 लाख रुपए देने पड़े एक डैमेजेस के तौर पे, तो ये 1 लाख कौन पे करेगा? एक्स। दूसरी लाइन, ऑल द कॉस्ट, पहले में डैमेजेस पे हो रहा था, दूसरे में क्या हो रहा है? कॉस्ट। ऑल द कॉस्ट विच ही अगेन बेटा यही है इंडेमनिटी होल्डर, वो सारे कॉस्ट जो इंडेमनिटी होल्डर को देना पड़ा, कंपेल्ड मतलब देना पड़ा, टू पे इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग द शूट। जेड के साथ केस करने में वाई को 1 लाख रुपए किसी और चीज के और देने पड़े, वो भी कौन भरेगा? एक्स। तो एक्स ने पहली भरपाई करी है डैमेजेस की, दूसरी भरपाई करी है बाकी सारे खर्चों की भी। तीसरा, ऑल द सम विच ही मे हैव बीन पेड, जो उसने पे करे होंगे अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। जेड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कोई समझौता करने के लिए भी बेचारे वाई को कुछ पैसा देना पड़ा, तो वो पैसा भी किससे रिकवर करेंगे? एक्स से। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट को एकदम ऊट पटांग पढ़ते हैं, ये मैंने आपको 3 विद एग्जाम्पल समझा दिए हैं। कुल मिलाकर मैं बोलता हूं इंडेमनिटी होल्डर को 3 चीजों के पैसे देगा, मतलब वो 3 चीजें मांग सकता है। क्या क्या 3 चीजें मांग सकता है बेटा? सबसे पहले वो सारे डैमेजेस का पैसा मांगेगा, फिर वो सारे कॉस्ट का पैसा मांगेगा, या फिर कोई भी पैसा जो उसे किसी उसके समझौते के तहत, कॉम्प्रोमाइज के तहत देना पड़ा, ये सारी चीजें वो
रिकवर कर सकता है। तो बेटा इस पे प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये पेपर में आने लायक था। इसके बाद व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस, अच्छा पॉइंट है, इंडेमनीफायर लाइबल होना कब शुरू होगा, तो पढ़ लेते हैं एक बार। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के हिसाब से हम इस बात को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पढ़ाऊं? नहीं, चलो ठीक है, सीधा लॉ ही पढ़ा देता हूँ। लिखा हुआ है ऑल्दो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, भाई इस चीज को लेकर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है कि कब कमेंस होगा लायबिलिटी इंडेमनीफायर का। हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, मतलब केस कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से, इट कैन बी स्टेटेड, यहां से काम का है, इट कैन बी स्टेटेड दैट द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस एज सून एज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टेन। मतलब इंडेमनीफायर उस दिन लाइबल होगा, एक्स उस दिन से लाइबल होना शुरू हो जाएगा जिस दिन वाई की लायबिलिटी अब निश्चित हो जाएगी। वाई की लायबिलिटी निश्चित हो जाएगी मतलब वाई की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट। उस दिन से, जिस दिन बेचारा इंडेमनिफाइड को पैसा देना पड़ा, उस दिन से इंडेमनीफायर भी लाइबल होना शुरू हो जाएगा। एज सच अलग से लाइबिलिटी कब शुरू होगी, इस चीज को लेकर कोई लॉ नहीं है। यहां तक बच्चों मैं जानबूझकर थोड़ा स्लो चल रहा हूं, आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। जी सर, यहां तक सब कुछ क्लियर है। आगे एग्जाम्पल है, खत्म हो गया भाई इंडेमनिटी। अब है क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ज़्यादा नहीं हद इंपॉर्टेंट है। आओ फटाफट पढ़ते हैं बेटा, सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सेक्शन भी याद करवाऊँ कुछ अलग से, कुछ काम करके आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जिसमें सेक्शन 126 है, हम तीन बंदों के बारे में पढ़ेंगे, वो तीन बंदे अभी मैं देख देता हूँ, पहले पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, कोई प्रॉमिस करने का बात, प्रॉमिस कुछ करने का प्रॉमिस, मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे के लोन के लिए किसी बैंक को गारंटी दी थी, यही तो है। ये अगर डिफॉल्ट कर गया, एक्स डिफॉल्ट कर गया इसका पैसा चुकाने में, तो पी पैसा चुका देगा, इसी को बोला गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पे तीन पार्टियां इन्वॉल्व हुई, वैसे आपने पढ़ा हुआ है दो पार्टियां इन्वॉल्व होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, तीन। ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितनी पार्टियां इन्वॉल्व हैं, तीन। फर्स्ट वन इज श्योरिटी, जो गारंटी देता है, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, पापा ने गारंटी दी तो वो हो गया श्योरिटी। दूसरा प्रिंसिपल डेटर, जिसने, जो डेटर है, जिसने लोन लिया हुआ है, बेटा। पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, जिसके लिए गारंटी गिवन थी कि अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो अपन पैसा देगा। तीसरा क्रेडिटर, जिसने पैसा दिया था। पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, गारंटी हम उसी को तो देंगे जिसने पैसा दिया था, मतलब बैंक फॉर एग्जाम्पल। तो तीन पार्टियां इन्वॉल्व है, एक जिसने गारंटी दी श्योरिटी, एक जिसके लिए गारंटी दी प्रिंसिपल डेटर, एक जिसको गारंटी दी क्रेडिटर। ये तीन पार्टियां इन्वॉल्व होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। ठीक है सर, आगे नीचे उसी चीज के एग्जाम्पल बता रखे हैं। फिर ये बात थोड़ी काम की है, असल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ट्रिपेटाइट एग्रीमेंट होता है। ट्रिपेटाइट का मतलब तीन तरफा एग्रीमेंट होता है, जैसे यूनिलेटरल होता है एक, बाइलेटरल होता है दो, ये ट्रिपेटाइट है, मतलब तीन पार्टियों, तीन कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। असल में कौन कौन से आओ देखते हैं, किन किन के बीच में, पहले तो वही प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और कौन, श्योरिटी। कौन कौन से तीन कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल, फिर एक सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में ये तीन कॉन्ट्रैक्ट छुपे हुए हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो कि हुआ था डेटर में और क्रेडिटर में। भाई मेन तो बच्चे ने बैंक से लोन लिया था, मेन तो कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के बीच का है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट जो क्रेडिटर के बीच में हुआ था और श्योरिटी के बीच में। श्योरिटी ने क्रेडिटर को बोला था तो टेंशन मत ले, वो नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो आमतौर पर बच्चा नहीं ध्यान दे पाता, तीसरा एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द श्योरिटी मतलब जिसने गारंटी दी थी पापा, एंड द प्रिंसिपल डेटर जिसकी गारंटी दी थी बेटा। एक बाप और बेटे में भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वेयर बाय जो डेटर है मतलब जो बेटा है इज अंडर एन ऑब्लिगेशन, वो एक जिम्मेदारी के तहत बंधा हुआ है कि वो इंडेमनीफाई करेगा श्योरिटी को। जैसे भाई श्योरिटी ने, लेट से बेटे ने लोन नहीं चुका पाया तो बाप ने उसका लोन चुका दिया, तो अब जो बाप है उसको पैसा मिलेगा, जो डेटर था वो उसको उतना पैसा रिकवर कंपनसेशन के तौर पर देगा, इंडेमनिटी देगा। इसे बोला जाएगा एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली बच्चों मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, तीन कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हुए, एक तो डेटर के बीच में और क्रेडिटर के बीच में जिन्होंने लोन पैसा लेन देन किया था। दूसरा जिसने पैसा दिया था और जिसने गारंटी दी थी। तीसरा
जिसने गारंटी दी थी और जिसके लिए पैसा दिया गया था, मतलब बेटा, तो बेटा भी अपने बाप की भरपाई करेगा। बेटा बाप पेपर में लिखना नहीं है, पेपर में क्या लिखना है, प्रिंसिपल डेटर और सियोरिटी के बीच में, कि प्रिंसिपल डेटर सियोरिटी को इंडेमनीफाई करेगा। आई होप बच्चों ये फिर से आपको याद हो गया होगा। नीचे वही चीज़ दे रखी है, 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर कुछ एसेंशियल फीचर बता रखे हैं, बहुत ईजी है। पर्पस होना चाहिए। वैलिड गारंटी के केस में अगर पर्पस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। एक बार पढ़ देता हूँ। द पर्पस ऑफ गारंटी इज बीइंग टू सिक्योर, सिक्योरिटी होनी चाहिए फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेप्ट, किसी डेप्ट के लिए। अगर इट मीन्स इफ देर इज नो डेप्ट, अगर कोई डेप्ट ही नहीं है, देर कैन बी नो वैलिड गारंटी। तो पहला तो पर्पस के अंदर एक पार्टी ने क्या लिया हो, डेप्ट। अगर देर इज नो डेप्ट देन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गारंटी। पहली बात खत्म। दूसरा, कंसिडरेशन, बेटा ये हमने बहुत बार पढ़ रखा है। लाइक एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बाकी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, गारंटी के केस में भी कंसिडरेशन होनी चाहिए। यहाँ पे अ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बिना कंसिडरेशन की गारंटी वॉइड होगी। बट लिखना है इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये बट वाली, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। बट देयर इज नो नीड फॉर अ डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। बाप और बैंक के बीच में डायरेक्ट कंसिडरेशन ना भी हो, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वैलिड। कंसिडरेशन होना जरूरी है, यह जरूरी नहीं है कि सियोरिटी और क्रेडिटर के बीच में ही कंसिडरेशन ली दी जाए। इस बात में यह भी पॉइंट सहयोग देगा, ध्यान से पढ़ लेना। सेक्शन 127 कहता है कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर, कंसिडरेशन अगर डेटर को मिल गई तो वो सफिशिएंट है टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। मतलब श्योरिटी को कुछ ना भी मिले, उसकी जगह उसके डेटर को कुछ मिल गया तो ये श्योरिटी के लिए इनफ है। श्योरिटी को कुछ नहीं चाहिए भाई, श्योरिटी को तो बस ये चाहिए कि उसके डेटर को कुछ मिल जाए क्रेडिटर की तरफ से, तो ये माना जाएगा कि श्योरिटी को कंसिडरेशन मिल गई। बेशक श्योरिटी को कुछ नहीं मिला, मिला किसको है, डेटर को मिला है, फिर भी मान लिया जाएगा कि श्योरिटी खुश है, श्योरिटी को कंसिडरेशन मिल गई। तो इस वाली बात पे ये वाली बात टिकी हुई है। पेपर में क्वेश्चन बना तो ये वाली बात और ये ऊपर वाली लाइन पे जरूर बन सकता है। प्लीज बेटा इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आगे उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तीसरा, लायबिलिटी होना जरूरी है, ये पॉइंट ऊपर भी आ गया था। और लायबिलिटी टाइम बार्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ होगा क्या, आओ देखते हैं। टाइम बार्ड आपने सुना होगा ना, लिमिटेशन एक्ट की वजह से टाइम बार्ड हो जाता है। तो कौन सी लायबिलिटी होनी चाहिए वो बता रहा है। देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लायबिलिटी, एक लायबिलिटी होनी चाहिए और ए प्रॉमिस टू परफॉर्म होनी चाहिए। Such liability or promise must be enforceable by law. The liability must be legally enforceable and not time barred. लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए, लीगल पैसा हो। और दूसरा, टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। लिमिटेशन एक्ट की वजह से वो लोन टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, तो ही एक वैलिड गारंटी बनेगी। टाइम बार्ड डेप्ट की, टाइम बार्ड लायबिलिटी की कोई वैलिड गारंटी पॉसिबल नहीं है। बताओ बालू को, यहां तक सब कुछ क्लियर है? अभी तक ज्यादा समय नहीं लगा है, हमने एक अच्छा कंटेंट कवर कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर का। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एसेंशियल फीचर चल रहे हैं, अभी पार्टियों के नाम भी आए थे, ये सब कुछ अभी तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए हमारे। चौथा, नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। बेटा इसे मैं लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ाऊंगा, सीधा बोल देता हूं। अगर मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट हुआ मटेरियल फैक्ट का किसी भी पार्टी से, तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं बैठेगा, आगे इनवैलिड हो जाएगा। राइटिंग नॉट नेसेसरी, भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जरूरी नहीं है एक्सप्रेस हो, ये इंप्लाइड भी हो सकता है, इसलिए बता रहा है। ओरल और रिटर्न भी हो सकता है, राइटिंग में जरूरी नहीं है। ज्वाइनिंग ऑफ द अदर कोश्योरिटी, बाद में जाकर बाकी कोश्योरिटी और कोश्योरिटी मतलब जिसने एक ने गारंटी दी, अब 4-5 लोग मिलकर गारंटी दे रहे हैं, तो उन्हें बोला जा रहा है कोश्योरिटी, तो कोश्योरिटी भी आ सकता है बाद में जाकर, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। आगे का टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये पूरी 7th यूनिट ही महा इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें आपको पेपर में 7-8 नंबर हो सकता है बना हुआ मिल जाए, और अभी तक में शायद 3-4 नंबर का एक क्वेश्चन भी बन जाए। अब आप पढ़ने जा रहे हो टाइप्स ऑफ गारंटी। बेटा 2 तरीके की गारंटी होती है, एक स्पेसिफिक गारंटी और एक अगले पेज पे मिलेगा आपको कंटिन्यू गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी पर्टिकुलर डेप्ट्स के लिए होती है। अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू ए सिंगल डेप्ट, किसी सिंगल डेप्ट या किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक गारंटी। दुनिया जगत की ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक और स्पेसिफिक डेप्ट के लिए या पर्टिकुलर डेप्ट के लिए।
The COT liability comes to an end when the guaranteed debt is duly discharged. अगर वो वाला डेप्ट, ये वाला डेप्ट अगर डिस्चार्ज हो गया तो अब बेचारा COT भी डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब किसी और चीज के लिए COT लायबल नहीं है। COT बस उसी स्पेशल या उसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल है, उसके अलावा COT किसी और चीज के लिए लायबल नहीं है। जैसे ही वो पर्टिकुलर डेप्ट चुका दिया जाएगा जिसके लिए COT ने वो गारंटी दी थी, जैसे ही वो चुक जाएगा अब COT की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, और इसके अलावा किसी और चीज के लिए COT लायबल नहीं है। ये हमने पढ़ा। दूसरा, कंटिन्यूइंग गारंटी। यहाँ पे बेटा एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए लायबिलिटी होती है। तो एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, चार के लिए नहीं, सीरीज 3 महीने तक, 4 महीने तक जितना काम करेंगे सबके लिए लायबल होगा। तो वो जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए लायबल होता है उसे बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। ये तो हमने रिवीजन के तौर पर चलेगा, इसे डिटेल में ना भी पढ़े तो भी चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी बेटा हमने दोनों पढ़ लिया। एक में 2 पार्टी होती है, एक में 3 पार्टी होती है। ट्रिपटाइट एग्रीमेंट होता है, बायलैटरल एग्रीमेंट होता है। कहाँ पे कौन होते हैं, कहाँ पे कैसे लायबिलिटी आती है, सब कुछ आपने पढ़ा। डिफरेंस आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद पढ़ना, पेपर में आ सकता है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ COT लायबिलिटी। COT की लायबिलिटी कितनी रहेगी, तो आओ मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा पॉइंट है। असल में चैप्टर में आप कहीं भी मेरे से कुछ भी पूछो तो मैं हर जगह यही बोलूँगा अच्छा पॉइंट है। क्यों भाई? क्योंकि अच्छा है, पेपर में आएगा, पेपर में आने के चांसेस हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छा है। चलो आओ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द लायबिलिटी ऑफ COT इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। सिर्फ COT लायबल नहीं है, प्रिंसिपल डेटर के साथ COT लायबल है, अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड। जब तक कुछ और नहीं लिखा तब तक दोनों साथ में लायबल हैं, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर, जिसने लोन लिया था और जिसने गारंटी दी थी। लायबिलिटी ऑफ COT इज ऑफ सेकेंडरी नेचर। असल में COT की तो सेकेंडरी लायबिलिटी है, जो प्राइमरी लायबिलिटी है वो आज भी किसकी रहेगी, नाम ही उसका प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल मुख्य डेटर वही था, मेन कर्जदार, तो मुख्य लायबिलिटी उसी की रहेगी। वेयर अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट। अगर किसी डॉक्यूमेंट में किसी डिफेक्ट की वजह से आप किसको लायबल नहीं ठहरा पा रहे, प्रिंसिपल डेटर को, देन जाहिर सी बात है तुम डेटर को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे तो COT भी जिम्मेदार नहीं होगा। COT की लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, सीज। तो क्वेश्चन बेटा केस स्टडी बन सकती है, किसी डॉक्यूमेंट में, लोन के डॉक्यूमेंट में XYZ किसी भी डॉक्यूमेंट की गलती की वजह से जो प्रिंसिपल डेटर था उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई, तो बताओ COT को क्या पैसा चुकाना पड़ेगा, क्या वो लायबल रहेगा या उसकी गारंटी वैलिड रहेगी? नहीं। अगर डेटर की लायबिलिटी खत्म होती है तो ऑटोमेटिकली किसकी लायबिलिटी खत्म मान ली जाएगी, श्योरिटी की। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट, अ क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। कह रहा है क्रेडिटर का मन करे तो बैंक वाला हो सकता है वो पहला पैसा मांगने के लिए किसके पास चला जाए, COT, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो। अदरवाइज वो डेटर के पास भी जा सकता है और COT के पास, मतलब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन बैंक वाला। बैंक वाला बोले तो क्रेडिटर, अगर उसका मन करेगा COT से पहले पैसा लेना है तो COT से ले सकता है, अगर उसका मन करे डेटर से पैसा मांगना है तो डेटर से ले सकता है, जिससे उसका मन करे वो उससे पैसा मांग सकता है। ठीक है सर, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था। नाउ लायबिलिटी ऑफ 2% प्राइमरी लायबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट। इसे तो मैं बेटा ऐसे ही समझा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैं इसे आपको ऐसे समझा देता हूं इतने वाले एरिया में। ध्यान से देखना इस खाली एरिया में, डन, ध्यान से। X और Y ने मिलकर Z को गारंटी दी थी, X और Y ने मिलकर Z को गारंटी दी थी। ठीक है, Z ने बोला, Z हमारा क्रेडिटर था फॉर एग्जांपल, Z ने बोला कि भाई तू निकल, तेरा चेहरा मुझे नहीं देखना, तो डज इट मीन X भी डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं, एक को श्योरिटी के डिस्चार्ज होने से दूसरा को श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। दूसरी बात, इन लोगों ने आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा, इन दोनों को श्योरिटी के आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों का जो इसके साथ है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है। इट मींस अगर इन्होंने आपस में कोई खिचड़ी पका रखी है तो इसका इस वाले कॉन्ट्रैक्ट पे कोई असर पड़ेगा नहीं। बस यही है, हेडिंग ही देखना, हेडिंग ही बहुत अच्छी है। लायबिलिटी ऑफ 2% प्राइमरी लायबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम। अगर इनके बीच में कोई खुद की अरेंजमेंट हो गई तो इस चीज से ये वाली लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये लिखा हुआ है दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन द अदर डिफॉल्ट। ये आपस में बोले कि नहीं पहले तू, नहीं पहले तू, ये सब आपस में जो खिचड़ी पका रहे हैं, इससे इस वाले क्वार्टर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको प्लीज जरूर पढ़ के जाना। चलो मैं एक बार पढ़ाई देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, क्या पता पेपर में आ जाए।
जब दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पर्सन, हमारा एग्जांपल है एक्स और वाई ने जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, एग्जांपल भी वैसे ही बना रखा है कि वो लायबिलिटी उठाएंगे और उन्होंने आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट करा है कि एक जब लायबल होगा जब दूसरा डिफॉल्ट कर जाएगा। उन्होंने आपस में भी खिचड़ी पका ली, श्योरिटियों ने आपस में भी खिचड़ी पका ली। द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी, तो उस बेचारे जेड को क्या पता था द लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ सच टू पर्सन, वो जो एक्स और वाई की लायबिलिटी थी टू द थर्ड पर्सन अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड। तो बेटा ये जो फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट था ना, दिस वाज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ वाला, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी इन दोनों वाले कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी से अफेक्ट होने वाली नहीं है। मतलब ये लायबिलिटी वैलिड लायबिलिटी बनेगी। ये एक मतलब आप कह सकते हो ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इनके बीच के आपस का कॉन्ट्रैक्ट। भाई समझ में आया? इंपॉर्टेंट था और मैंने कोशिश करी आपको एग्जाम्पल भी समझा दिया और पॉइंट तो समझाया ही समझाया, लॉ तो पढ़ाया ही पढ़ाया। डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी मेरे से गारंटी में लिख कर ले लो, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन तो इस पे बना ही हुआ है। 3, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन तो बना है, आपके पेपर में छप चुका है क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन इस पे बना है। डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, जो हमारा सिक्योरिटी है जो गारंटी दे रहा था गारंटर, वो कब कब डिस्चार्ज होगा? तो 3 तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है। बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही रिवोकेट हो गया, क्रेडिटर की किसी गतिविधि की वजह से, बैंक वाले के उल्ट पटांग काम की वजह से, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो गया। इन 3 केसेस में हमारा सिक्योरिटी क्या हो जाएगा? हमारा सिक्योरिटी हो जाएगा डिस्चार्ज। अब इन तीनों पॉइंटों को डिटेल में पढ़ेंगे। बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये पहला पॉइंट था रिवोकेशन। अब रिवोकेशन के भी बहुत सारे पॉइंट है। पहला रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी थी एक ट्रांजैक्शन के लिए या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन? सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए। वहां पे नोटिस दे दिया गया कि भैया अब आप लायबल नहीं रहोगे। तो जब नोटिस दे दिया तो नोटिस दे दिया ना, अब लायबिलिटी खत्म, डिस्चार्ज, सिक्योरिटी डिस्चार्ज, लायबिलिटी खत्म मतलब सिक्योरिटी डिस्चार्ज। पढ़ना द कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम भी रिवोक, कंटिन्यूइंग गारंटी को कभी भी रिवोक किया जा सकता है फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए बाय नोटिस टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को नोटिस देके। वंस द गारंटी इज रिवोक, एक बार गारंटी दे दी रिवोक कर दी गई, द सिक्योरिटी इज नॉट लायबल फॉर एनी फ्यूचर ट्रांजैक्शन। ध्यान रहे बेटा, फ्यूचर वाले के लिए लायबल नहीं है, लेकिन उससे पहले जो हुआ था क्या उसके लिए लायबल है? हाँ, तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी को रिवोक किया जा सकता है। खत्म। फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी को रिवोक किया जा सकता है, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिक्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। पहला पॉइंट खत्म हो गया हमारा। दूसरा, एक लाइन और लिखिए पहले पॉइंट में, अ स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिवोक्ड ओनली इफ द लायबिलिटी टू प्रिंसिपल डेटर हैज नॉट एक्रूड। जो हमारा स्पेसिफिक गारंटी है वो जब ही रिवोक हो सकती है जब प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी अभी चालू नहीं हुई। अगर एक बार प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी एक्रू हो गई तो फिर स्पेसिफिक गारंटी रिवोक ही नहीं हो सकती। देखो, कंटिन्यूइंग गारंटी तो क्या थी? कुछ काम हो गए, कुछ होने वाले हैं, तो होने वाले के लिए हमने नोटिस दे दिया कि मैं लायबल नहीं रहूंगा तो नहीं रहूंगा। लेकिन जो स्पेसिफिक गारंटी है उसमें रिवोकेशन जब भी पॉसिबल है जब डेटर की लायबिलिटी अभी एक्रू नहीं हुई। अगर डेटर की लायबिलिटी एक्रू हो गई तो भाई काम खत्म हो गया, फिर तो पक्का पक्का सिक्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होने वाला। बोलो बच्चों, पहला पॉइंट समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। दूसरा, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय सिक्योरिटी डेथ। भाई बताओ, सिक्योरिटी डेथ ही कर गया तो मरी गया बेचारा, तो कहाँ से लायबल होगा? उसे ऊपर से बुला के लाओगे क्या? नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिखा, द डेथ ऑफ सिक्योरिटी, अगर डेथ हो गई सिक्योरिटी की, ऑपरेट एज अ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, उससे कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाएगी, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए वो लायबल नहीं रहेगा। हाउएवर द सिक्योरिटी एस्टेट, लेकिन पिछले कामों के लिए तो उसकी जायदाद लायबल होगी। हाँ, द सिक्योरिटी एस्टेट, उसकी जो जायदाद है, रिमेन्स लाइबल फॉर द पास्ट ट्रांजेक्शन। भाई पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए तो तुम्हारी डेथ से भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट था भाई, मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहले में भी डिस्चार्ज हो रहा था, दूसरे में भी डिस्चार्ज हो रहा था। असल में सारे पॉइंटों में डिस्चार्ज होगा क्योंकि टॉपिक का नाम ही डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी। अब पहला डिस्चार्ज का तरीका था वो रिवोकेशन। रिवोकेशन में पहले नोटिस देकर कंटिन्यूइंग गारंटी के लिए, पहले में नोटिस देकर डिस्चार्ज हो रहा है, दूसरे में मर के डिस्चार्ज हो रहा है, बस ये डिफरेंस है। तीसरा, बाय नोवेशन। बेटा नोवेशन आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। नोवेशन अल्ट्रेशन लास्ट वाली क्लास में हमने रिवाइज कराया, लास्ट टू लास्ट क्लासों में भी रिवाइज कराया हमने। तो जब पुराने की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के तहत अब सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, द सिक्योरिटी अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। अगर कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया, या तो सेम पार्टियों में या तो नई पार्टियों में, क्यों डिस्चार्ज क्यों हो रहा है सिक्योरिटी? क्योंकि अब पुराना कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया? डिस्चार्ज। जब बेटा पुराना कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो जाएगा तो पुराना सिक्योरिटी भी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। खत्म। चौथा, चौथा मतलब सेकंड हेड। देखो बेटा, मेरी पहली हेडिंग खत्म हो गई, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये वाली हेडिंग, बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन कंटिन्यूइंग गारंटी की, और इसमें स्पेसिफिक गारंटी की एक छोटी सी लाइन लिखी थी। फिर
रिवोकेशन डेथ के द्वारा, यहाँ पे नोटिस दिया जा रहा था, बाद में डेथ हो जा रही थी। और तीसरे वाले पॉइंट में तो नोवेशन आ गया, नया कॉन्ट्रैक्ट ही एंटर हो गया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। तो इन तीनों ही केसेस में सीओटी डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर क्रेडिटर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। क्रेडिटर की किसी ऊट पटांग हरकत से क्रेडिटर ने कोई ऐसा काम करा जिससे सीओटी क्या हो गया, डिस्चार्ज। तो आओ पढ़ते हैं, सीओटी क्रेडिटर ने ऐसी क्या ऊट पटांग हरकत करी है। लिखता है, ध्यान से पढ़ना, लिखता है बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर दिया। क्रेडिटर ने टर्म्स ऑफ कंडीशन में चेंज कर दिया सीओटी को बिना बताए, गलत है, सीओटी को बताना चाहिए था। वेयर देर इज एनी वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कोई चेंज कर दिया डेटर और क्रेडिटर के बीच में विदाउट सीओटीज कंसेंट, यही थी काम की लाइन। डेटर ने और क्रेडिटर ने अपने बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, वो बिना सीओटी को बताए चेंज कर दिया टर्म्स एंड कंडीशन में, देन इट वुड डिस्चार्ज द सीओटी। तो इससे सारी ट्रांजैक्शन के लिए सीओटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। ओके, सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन के लिए जो उसके बाद हुई, उससे पहले जो भी काम हुआ था, चेंज करने से पहले जो भी काम हुआ था उसके लिए सीओटी लायबल रहेगा, उनके बाद के कामों के लिए सीओटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। सीओटी बोलेगा तुमने आपस में कोई चेंज कर लिया, मुझे बताया नहीं, बताया ना, मैं डिस्चार्ज। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया, आजाद कर दिया, तो आपने पढ़ा था प्रिंसिपल डेटर प्राइमरी लायबल होता है, अगर उसी को छोड़ दिया तो उसे छोड़ा तो मैं भी छूट जाऊंगा, ये लिखा हुआ है। द सीओटी इज डिस्चार्ज, सीओटी डिस्चार्ज हो जाएगा अगर क्रेडिटर ने एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया डेटर के साथ, बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज, जिसके तहत प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसके तहत प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो गया, तो हमारा सीओटी भी डिस्चार्ज। दूसरा, डज एनी एक्ट और ओमिशन, उस क्रेडिटर ने कोई ऐसा काम करा या छोड़ दिया, द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच इज द डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, या तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो रहा है, या तो कुछ करने ना करने की वजह से प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो रहा है, तो दोनों का नेट इम्पैक्ट तो ये ना, प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो रहा है क्रेडिटर की वजह से, तो जब प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो रहा है क्रेडिटर की वजह से, तो सीओटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई प्रिंसिपल डेटर की प्रिंसिपल लायबिलिटी थी। तीसरा, डिस्चार्ज ऑफ सीओटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद, भाई सीओटी डिस्चार्ज हो जाएगा अगर क्रेडिटर ने कंपाउंडिंग कर दी, कंपाउंडिंग मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे दिया, गिव्स टाइम टू और एग्री नॉट टू इश्यू द प्रिंसिपल डेटर। भाई क्रेडिटर तू कैसा क्रेडिटर है, तूने एक तरीके से प्रिंसिपल डेटर के साथ षड्यंत्र रच लिया, समय एक्स्ट्रा दे रहा है, कुछ आपस में कुछ ऊट पटांग हरकतें कर ली, तो सीओटी बोलेगा भाई मैं क्यों लायबल रहूंगा, तुम देखो तुम्हारे बीच का, लिखा हुआ है। अब ना ये जो ऊपर वर्ड थे, कंपोजिशन, कंपोजिशन को कंपाउंडिंग बोलते हैं, प्रॉमिस टू गिव टाइम, प्रॉमिस नॉट टू इश्यू, ये तीनों बातें यहाँ पे लिखी थी ना, इन तीनों बातों को डिटेल में बता रखा है। तो हम आओ पढ़ते हैं। इफ द क्रेडिटर मेक्स अ कंपोजिशन विद द प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और डेटर ने कोई कंपोजिशन करा विदाउट कंसल्टिंग द सीओटी, बिना सीओटी से पूछे, उन्होंने आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज करा, कोई समझौता करा, देन द लेटर इज डिस्चार्ज, तो सीओटी डिस्चार्ज हो जाएगा। कंपोजिशन इन्वॉल्व वेरिएशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, कंपोजिशन का मतलब बता रहा है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज हो रहा है, एंड देयरफॉर सीओटी विल बी डिस्चार्ज। भाई तुम जानबूझकर कोई चेंज करो बिना किससे पूछे हुए, सीओटी से, तो सीओटी डिस्चार्ज। दूसरा, प्रॉमिस टू गिव टाइम, व्हेन द टाइम फॉर पेमेंट ऑफ द गारंटी डेब्ट अराइव्स, जब पेमेंट देने का समय आया, देन द सीओटी हैज द राइट टू रिक्वायर द प्रिंसिपल डेटर, तो सीओटी प्रिंसिपल डेटर से बोल सकता है टू पे ऑफ द डेब्ट, कि भाई जा पहले तू चुका। अकॉर्डिंगली इट इज वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ द क्रेडिटर टुवर्ड द सीओटी नॉट टू अलाउ द प्रिंसिपल डेटर मोर टाइम फॉर पेमेंट, मतलब ये बैंक वाले की ड्यूटी है, क्रेडिटर की ड्यूटी है सीओटी के प्रति कि डेटर को एक्स्ट्रा टाइम ना दे। अगर क्रेडिटर ने डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दिया तो ये सीओटी के अगेंस्ट ड्यूटी उसकी टूट जाएगी, और जब सीओटी के अगेंस्ट ड्यूटी टूट जाएगी तो सीओटी की डिस्चार्ज लायबिलिटी हो जाएगी, खत्म। तीसरा, प्रॉमिस नॉट टू स्यू, अगर क्रेडिटर ने किसी एग्रीमेंट के तहत डेटर के साथ नॉट टू स्यू हिम, उसने बोला कि मैं तेरे को केस नहीं करूंगा, देन द सीओटी इज डिस्चार्ज। क्यों भाई सीओटी क्यों डिस्चार्ज हो रहा है? क्योंकि तुमने आपस में खिचड़ी पका ली, मैं क्यों बीच में पकूं, मैं क्यों बीच में मरूं। अगर डेटर को क्रेडिटर ने बोल दिया कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा, तो सीओटी को भी टेंशन नहीं लेनी, सीओटी भी लायबल होने वाला नहीं है, सीओटी डिस्चार्ज हो जाएगा। केसेस वेयर सीओटी नॉट डिस्चार्ज, कुछ सिचुएशन बता रखी है जब सीओटी डिस्चार्ज नहीं होगा। सीओटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर के साथ डेटर का एग्रीमेंट हुआ था समय देने का, वो दिक्कत वाली बात थी, लेकिन सीओटी डिस्चार्ज नहीं होगा जब समय एक्स्ट्रा दिया जा रहा था थर्ड पर्सन की वजह से। इसके मैंने बेटा क्लास में एग्जांपल लिया था,
कोविड के टाइम वाला। कोविड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई डेटर को एक्स्ट्रा टाइम दो लोन चुकाने के लिए। तो बताओ बैंक वाले ने एक्स्ट्रा टाइम दिया है सरकार के कहने पे? सरकार के कहने पे, ये हो गई हमारी थर्ड पार्टी। किसी और के कहने पे अगर प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, फिर सिक्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हो रहा। क्रेडिटर के कहने पे डेटर को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, फिर सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। बोलो पहला पॉइंट समझ में आया होगा? ये एग्जांपल ही आपको पूरा क्लियर कर देगा। दूसरा, क्रेडिटर फॉरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज सिक्योरिटी। अगर क्रेडिटर खुद फॉरबियरेंस कर रहा है, कुछ झेल रहा है, तो इससे सिक्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। मेयर फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर झेले जा रहा है, सही जा रहा है, वेट कर रहा है टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर कि मैं केस करूंगा, और टू इन्फोर्स एनी अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम, डज नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, इन द गारंटी टू द कॉन्ट्ररी डिस्चार्ज द सिक्योरिटी। अगर क्रेडिटर फॉरबियरेंस करने के लिए रेडी हो रहा है, तो भाई सिक्योरिटी अभी रुका रहे, अभी वो फॉरबियर कर रहा है, अभी वो झेल रहा है। हो सकता है जब प्रिंसिपल डेटर का से जितना बुरा उसे झेलना पड़ रहा है, जैसे ही वो खत्म होगा फिर वो तेरे को बुलाएगा। इट मीन्स सिक्योरिटी अभी तो डिस्चार्ज नहीं हुआ, अभी तो रुका रहे मतलब लायबिलिटी तेरी डिस्चार्ज नहीं होगी। हम अभी वो पॉइंट पढ़ रहे हैं जहां सिक्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हो रही। तो सेकंड पॉइंट में कहता है जब क्रेडिटर फॉरबियरेंस कर रहा है, तो जब फॉरबियरेंस कर रहा है तो सिक्योरिटी तू भी रुका रहे, तेरे को भी बुलाया जा सकता है, मतलब तेरी लायबिलिटी खत्म नहीं हुई। तीसरा मतलब बेटा 2 ही पॉइंट थे। अब ये डी पॉइंट फिर से आ गया जहां सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। मतलब हमारा मेन पॉइंट ऐसे चल रहा था, ये सी पॉइंट था डिस्चार्ज का। सी पॉइंट के अंदर पहले बताता है कब कब डिस्चार्ज होता है, इन 3 में डिस्चार्ज होता है। फिर इसने 2 पॉइंट ऐसे बताए जहां डिस्चार्ज नहीं होता, पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पेपर के लिए, जहां डिस्चार्ज नहीं होता। फिर उसके बाद उसका बचा हुआ डी पॉइंट, डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी वापस से आ गया। बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग सिक्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। क्रेडिटर ने कोई ऐसा काम करा जिससे सिक्योरिटी की रेमेडीज खराब हो गई। क्रेडिटर के किसी काम करने की वजह से सिक्योरिटी के पास कोई राइट था, वो खराब हो गया, तो सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर यही लिखा हुआ है, इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ सिक्योरिटी। कोई ऐसा काम किया क्रेडिटर ने जो सिक्योरिटी के राइट्स के अगेंस्ट था, या कुछ ऐसा करा जो उसको नहीं करना था या उसे करना था और उसने नहीं करा, एंड द इवेंचुअल रेमेडी, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी की रेमेडीज थी वो खत्म हो गई, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। इसमें ना बैंक वाले ने कोई स्टॉक वगैरह गिरवी ले रखा था किसी इंसान का, उसको ना चुका दिया, पहले ही दे दिया, वापस दे दिया, और सिक्योरिटी से कहते हैं चल अब पूरा पैसा निकालो। भाई बैंक वाले पहले तेरे को उसका गोडाउन का जो भी सामान था, स्टॉक था, उसे अपने पास रखना था और सिक्योरिटी से पूछना था। उसको बेचकर सिक्योरिटी का थोड़ी लायबिलिटी कम हो जाती। अगर आपने बिना सिक्योरिटी से पूछे हुए उसके डेटर के सामान को उसको वापस कर दिया, इट मीन्स आपने सिक्योरिटी के राइट के अगेंस्ट काम करा, सिक्योरिटी की रेमेडीज खराब हो गई। जब सिक्योरिटी की रेमेडीज खराब होगी तो सिक्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। ये इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, इनवैलिडेशन। तो ये तीसरी मेन हेडिंग है। कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई झूठ वूठ बोलकर किसी भी पार्टी ने किसी से झूठ बोला तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट, अभी पढ़ा था ना बेटा, मिसरिप्रेजेंटेशन कंसीलमेंट साथ में लिखा हुआ था, यहाँ पे बस अलग कर दिया। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या हो जाएगा? इनवैलिड। और जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड होगा तो सिक्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। इसके अलावा guarantee on contract that creditor shall not act on it until co-surety joins। तो लिखता है where a person gives a guarantee, जहां किसी इंसान ने क्या दी है? गारंटी upon a contract that the creditor shall not act upon, कि क्रेडिटर जब तक काम नहीं करेगा जब तक दूसरा co-surety ना आ जाए, then the guarantee is not valid if that other person does not join। मतलब मैंने बोला था जब तक co-surety ना आ जाए मैं लायबल नहीं रहूंगा, तो जब तक वो ना आ जाए जब तक मैं लायबल नहीं हूं, और अगर अब उसने आने से मना कर दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा? डिस्चार्ज। तो जब तक कोई नहीं आ जाएगा जब तक मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज। बस यही लिखा हुआ है बच्चों। डिस्चार्ज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, हर इंपॉर्टेंट था। मुझे लगभग अभी 40 मिनट हुए हैं, अभी तक इस यूनिट का अपने 5 से 6 या 7 नंबर का कंटेंट तो ख़त्म कर दिया है पेपर के लिए। बड़ी यूनिट है नो डाउट, और इम्पॉर्टेंट भी है, और पेपर में पक्का सवाल बनेंगे भाई, इसकी केस स्टडी भी बनेंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। प्लीज़ अच्छे से पढ़ते हुए चलो। जहाँ आपको लग रहा है समझ में नहीं आया, क्लास के नोट्स को रेफ़र करो, बुक निकालो। जहाँ समझ में नहीं आया दोबारा उस टॉपिक को सुनो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरा नंबर है आप लोगों के पास, मुझे कॉल करके पूछो, मुझे मैसेज करो, मुझे क्लास में बुलाओ, जैसे सही लगे। इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है?
देखो एक मजेदार टॉपिक है, लिखा हुआ है राइट्स ऑफ ए सियोरिटी। भाई सियोरिटी के क्या राइट्स है? तो सियोरिटी के बहुत सारे राइट्स हैं। शुरू करते हैं। 3 पार्टी के अगेंस्ट राइट्स है। मेरा पेन, ये रहा मेरा पेन। 3 पार्टियों के अगेंस्ट राइट्स। फर्स्ट, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। दूसरा, राइट अगेंस्ट द डेटर। तीसरा, राइट अगेंस्ट को-श्योरिटी। सारी ही पार्टियों को लपेट दिया। पहला, राइट अगेंस्ट डेटर, राइट ऑफ सुब्रोगेशन। डेटर के अगेंस्ट पहला अधिकार है सुब्रोगेशन का। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था फर्स्ट टाइम। इसमें क्या लिखा है मैं बता दूं, जो भी क्रेडिटर को मिलता डेटर से, वो सारी चीजें अब सियोरिटी को मिलेगी डेटर से। खत्म। पढ़ो। वेयर अ गारंटीड डेब्ट हैज बिकम ड्यू, जहां डेब्ट अब ड्यू हो गया, और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि डिफॉल्ट हो गया प्रिंसिपल डेटर का, उसने अपना काम नहीं करा, हैज टेकन प्लेस, देन द श्योरिटी अपॉन पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दैट, और श्योरिटी ने अपनी जितनी जिम्मेदारियां निभानी थी सारा चुका दिया, देन ही इज लाइबल फॉर, जिसके लिए वो लाइबल था, इज इन्वेस्टेड विद ऑल द राइट विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द डेटर। मतलब जो क्रेडिटर के राइट डेटर के अगेंस्ट थे, वो सारे राइट अब सियोरिटी के पास आ जाएंगे अगर सियोरिटी ने सारा कर्जा चुका दिया। श्योरिटी विल बी इन्वेस्टेड विद, श्योरिटी को वो सारे राइट्स मिल जाएंगे डेटर के अगेंस्ट जो बैंक वाले के थे डेटर के अगेंस्ट, जो क्रेडिटर के थे डेटर के अगेंस्ट, क्योंकि मैंने लोन चुका दिया। तो अब मेरे डेटर के अगेंस्ट वैसे राइट है जैसे क्रेडिटर के डेटर के अगेंस्ट राइट थे। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी, आपने पहले भी पढ़ा था। प्रिंसिपल डेटर का एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी की भरपाई करेगा, जो भी वो चुकाएगा वही लिखा हुआ है। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस, ये पढ़ा था शुरुआत में, वेयर बाय विच द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी। अगर श्योरिटी ने कोई पेमेंट करी है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? डेटर। द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी के पास राइट है कि वो प्रिंसिपल डेटर से जितना प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे श्योरिटी ने पे करा वो सब कुछ प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर ले। ठीक है, दूसरा इजी था। अब है राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, श्योरिटी राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। इसका मतलब ये हुआ, अगर क्रेडिटर के पास प्रिंसिपल डेटर की कोई सिक्योरिटीज रखी हुई थी तो वो सिक्योरिटी का बेनिफिट श्योरिटी को भी मिलेगा। लेट्स से 1 करोड़ रुपए का गोल्ड रखा था, सेविंग अकाउंट में पैसे रखे थे, करंट अकाउंट में पैसे रखे थे बैंक में किसी डेटर के, तो वो सारे का बेनिफिट किसको और मिलेगा? उन सब का बेनिफिट श्योरिटी को भी मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है, पढ़ना। A surety is entitled to the benefit of every security, वो सारी सिक्योरिटी which the creditor has against the debtor, जो क्रेडिटर की बैंक वाले की डेटर के अगेंस्ट थी, लाइक कुछ स्टॉक रखा था, कोई गोल्ड रखा था, कुछ भी रखा था। when the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows of the existence of such security, चाहे श्योरिटी को उस गोल्ड, उस सेविंग अकाउंट का बैलेंस, उस बैंक अकाउंट के बैलेंस के बारे में पता हो चाहे पता ना हो, एंड इफ द क्रेडिटर लूजेस, और अगर क्रेडिटर ने वो लूज कर दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, बिना श्योरिटी से बोले, तो श्योरिटी उस हद तक लायबिलिटी खत्म कर बैठेगा, श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। मतलब मैं बैंक था, आपने मेरे से लोन लिया बहुत सारा, आपका ना कुछ बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसा भी रखा था, आपका कुछ गोल्ड रखा था लॉकर में, आपके बिहाफ पे किसी और इंसान ने श्योरिटी दी थी, मैंने आपको वो गोल्ड चुका दिया, मैंने आपको वो दे दिया बिना श्योरिटी से पूछे हुए, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। बस ये लिखा हुआ है, समझ में आ गया होगा बेटा। नहीं आया तो दोबारा सुनो। अगला, राइट टू सेट ऑफ, इफ द क्रेडिटर स्यूज द श्योरिटी, अगर क्रेडिटर ने किसको स्यू करा? श्योरिटी को, फॉर पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स के लिए, देन द श्योरिटी में हैव द बेनिफिट ऑफ द सेट ऑफ इफ द प्रिंसिपल डेटर हैज अगेंस्ट द क्रेडिटर। तो प्रिंसिपल डेटर जितना क्रेडिटर से सेट ऑफ कर सकता था, लेट्स से क्रेडिटर के 1 लाख रुपए देने थे डेटर को, डेटर के अकाउंट में 20,000 रुपए पड़े थे, तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 80,000 और। तो यही लिखा हुआ है, श्योरिटी को 80,000 ही देने, श्योरिटी को 1 लाख नहीं देना, क्योंकि 20,000 का सेट ऑफ मिल जाएगा। 20,000 डेटर का पैसा पहले से श्योरिटी के पास है, तो 1 लाख में से 20,000 का सेट ऑफ मिलकर अब श्योरिटी सिर्फ कितने के लिए लायबल है? 80,000 के लिए। खत्म, सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा। राइट टू शेयर रिडक्शन, सेम ऊपर जैसी बात है। द श्योरिटी हैज अ राइट टू क्लेम प्रोपोर्शनेट रिडक्शन, श्योरिटी का प्रोपोर्शनेट रिडक्शन हो जाएगा, रेशियो बेसिस पे रिडक्शन हो जाएगा। इन हिज लायबिलिटी इफ द प्रिंसिपल डेटर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हुआ, कोर्ट आएगा और बोलेगा अब आपकी लायबिलिटी कम हो गई, प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी कम हो गई, तो उतने ही हद से हमारे श्योरिटी की भी लायबिलिटी कम हो जाएगी इंसॉल्वेंसी के केस में। अगला है बेटा राइट अगेंस्ट को श्योरिटी,
पहले था राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, फिर था राइट अगेंस्ट डेटर, अब है राइट अगेंस्ट कोश्योरिटी। तो पहला पॉइंट, कोश्योरिटी वो जब एक बंदा दूसरा बंदा दोनों मिलकर किसी को गारंटी देते हैं। कोश्योरिटी लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, जब तक कुछ और डिसाइड नहीं रखोगा दोनों लोग इक्वल ही पे करेंगे। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कुछ और एग्री नहीं हुआ, ईच श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, हर कोश्योरिटी कैसे लायबल है कंट्रीब्यूट करने के लिए इक्वली फॉर डिस्चार्ज ऑफ होल डेप्ट और पार्ट ऑफ द डेप्ट। कितना भी अनपेड है, जितना भी अनपेड है डेटर के द्वारा, वो सब दोनों बंदे इक्वली उठाएंगे जब तक कुछ और रेशियो डिसाइड नहीं हुआ तब तक। लिखा हुआ लायबिलिटी ऑफ कोश्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन इज हाउएवर, जो इक्वल कंट्रीब्यूशन का है ये प्रिंसिपल काम नहीं करेगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड बाय श्योरिटी, जो उसकी मैक्सिमम लिमिट थी उसके अलावा। Co-surety who are bound in different sum are liable to pay equally as far as the limit of their respective obligation permit। देखो इक्वल का प्रिंसिपल तो लगेगा। लेट्स से टोटल 4 लाख रुपए देने थे, तो भाई 2 लाख तो रुपए देने पड़ेंगे दोनों श्योरिटी को। लेकिन ए श्योरिटी ने बोला था कि भाई मैं मैक्सिमम 50,000 के लिए लायबल रहूंगा, तो ये वही कह रहा है ए अब 50,000 से ज्यादा के लिए लायबल नहीं होगा। अगर पैसा ही इतना चुकाना था, लेट्स से मैं कहता हूं 40,000 ही चुकाने थे, तो 20 ए देगा 20 बी देगा। ए ने गारंटी ली थी, ए ने बोला था मैं 50 से ज्यादा लायबल नहीं हूंगा, तो मत हो, तेरी लायबिलिटी वैसे भी 20 की आई है, अब दोनों इक्वली लायबल होंगे। लेकिन अगर ज्यादा लायबिलिटी आ गई तो फिर ए अब 50,000 से ज्यादा नहीं देगा, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ये एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद खत्म हो गए बेटा यूनिट। मैंने आपको बहुत, मेरे को लगभग 50 मिनट लगे हैं यूनिट 7 में। मैंने आपको जितना कोशिश किया हो सका मेरे से, मैं आपको 50 मिनट में रिवाइज करवा दिया। कुछ एग्जाम्पल लिए, बहुत सारी लाइन टू लाइन भी पढ़ाया, बहुत सारा इंपॉर्टेंट भी लिखवाया, जहाँ मुझे ज़रूरी लगा मैंने आपको पढ़ा दिया, है ना। तो बच्चों आपकी भी ड्यूटी बनती है कि क्लास को लाइक कर दो, जाते जाते एक लाइक तो बनता है, और अपना शेयर भी कर दो, और प्लीज़ रिवाइज कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है रिवाइज कर लो भाई, बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट यूनिट है पेपर के लिए, पेपर में अच्छा खासा कंटेंट आएगा इसमें से। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। जब तक प्लीज़ पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय और टेक केयर।